अल्थ्यूजर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी जो है न्यू मार्क्सिस्ट हैं। मार्क्स के जो विचार थे, बेसिक विचार, उसी पे इन्होंने बिल्ड किया है, उसको रिवाइज किया है, कुछ प्लस माइनस किया है जैसे ग्रामसी ने किया था। ठीक है, तो इनकी पहचान जो है स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट के रूप में है। इसका क्या मतलब होता है ये हम आगे अभी देखेंगे। तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1918 में 1918 में हुआ था। अल्जीरिया एक देश है और वो उस समय जो है फ्रांस का कॉलोनी था। जैसे इंडिया एक समय में ब्रिटेन का कॉलोनी था, ठीक है, उसके अंडर में था, उसी तरीके से फ्रांस का कॉलोनी था अल्जीरिया। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मेरे ख्याल से उनके फादर की पोस्टिंग या कुछ ऐसा था वहाँ पे कि वहाँ पे हुआ था उनका जन्म। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1990 में, 1990 में पेरिस में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में। इनकी लाइफ के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो पता चलता है कि जो फ्रांस पे जो है जर्मनी का कब्जा हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में। कुछ हिस्सों में कब्जा हो गया था, उसी हिस्से में ये अल्थ्यूजर रहते थे। तो अल्थ्यूजर जो है वो नाजी थे, वो थे ज्यूस थे। और आप जानते हैं कि जो नाजीज हैं, मतलब हिटलर के जो लोग थे, वो ज्यूस को कितना नापसंद करते थे और उनके लिए बकायदा बहुत यातना देने के लिए कहा जाता है कि कंसंट्रेशन कैंप बने हुए थे। जेल से भी बुरी स्थिति थी वहाँ पे और बहुत तरह से उनको यातना दी जाती थी। तो उसी कंसंट्रेशन कैंप में इनको भी डाल दिया गया, अल्थ्यूजर को। तो वहाँ पे डाल दिया गया। तो ये जो है पहले से ही इनका जो दिमाग था वो डिप्रेशन में रहते थे। ठीक है, पहले से ही ये थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे। और फिर उसके बाद से जो है नाजी कंसंट्रेशन कैंप में गए तो इनकी स्थिति और भी जो है बिगड़ने लगी। यातना दी जाती थी, जाहिर सी बात है, तो उसका असर होगा मेरे ख्याल से। तो इनको मतलब बीच बीच में ये डिप्रेशन और मानसिक विक्षिप्तता के शिकार होते रहते थे। फिर उसके बाद से जो है जाहिर सी बात है कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप से वो फ्रांस का हिस्सा जो है वो जर्मनी को खाली करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार में हार हो गई थी जर्मनी की। तो वहाँ से निकले फिर ये, और घर पे जो है अपना फैमिली के साथ जो भी रहते थे। तो इसी किसी समय में जो है डिप्रेशन के अंदर या जो भी है क्या हुआ कि उन्होंने अपनी वाइफ का गला घोट दिया, स्ट्रैंगल्ड वाइफ, और गला घोट के वो मर भी गई और इनको पता भी नहीं चला, ऐसा कहते हैं। तो उनको ऐसा दौरा वगैरह कुछ कुछ ऐसा पड़ता रहता था, तो वो डिप्रेशन के बहुत शिकार थे। तो इसीलिए जो उनकी लेखनी है अल्थ्यूजर की जटिल मानी जाती है, क्योंकि कई जगह जो है ब्रेक है उनकी विचारों में, जो है डिसकंटिन्यूटी है। जो भी हो सकता है, उसका डिप्रेशन के शिकार हुई या जो भी है, तो जो पहले सोचे फिर बाद में जो है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बीच बीच में ब्रेक हुआ है, तो डिसकंटिन्यूटी है। तो मैं पहले से ही कह रही हूँ कि मेरे ख्याल से जो मेरा अपना मानना है कि जो अल्थ्यूजर है उनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो हमने अब तक पढ़ा है उन सारे थिंकर्स के कंपैरिजन में। इनके कुछ फेमस जो लेखनी है, फेमस वर्क्स हैं यानी कि लेखनी, उसमें ये सब है। फॉर मार्क्स 1965 का, रीडिंग कैपिटल 1968, ये सारी चीज़ें हैं। और भी हैं, ये कुछ मैंने प्रमुख लिखी हैं और आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं बाद में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने इनको बताया, अल्थ्यूजर जो है उनको स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट कहा जाता है। ये क्या होता है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्ड, और मार्क्सिज्म तो आप लोग समझ ही चुके हैं अभी तक। तो ये देखते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है क्या, जो कि जिसके साथ इनको जोड़ा जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, लाइक स्ट्रक्चरलिस्ट who do not see individual experiences as
being determined outside the forces of the structures of society, Althusser too believed in structures affecting individuals. ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिस्ट कोई भी हो वो ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी इंडिविजुअल जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, तो उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सोसाइटी के, उसी में वो उसका रोल ऐसा होता है कि उसी के अनुसार वो उसका जो है बिहेव करता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा आगे समझेंगे हम लोग, चलेंगे तो क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल जैसे एक्ट करता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी, तो वो जो है वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसी के कारण जो है वो ऐसा बिहेव करता है। तो अल्थ्यूजर भी जो है वो ऐसा मानते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनका जो व्यवहार है वो स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है, उसी स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होता है। ये देखेंगे हम लोग आगे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीइंग विद मार्क्स, ही बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल एजेंसी वाज सबज्यूम्ड by historical processes and history itself was seen as a process without a subject. तो मार्क्स से यहाँ पे एक पॉइंट पे वो सहमति दिखाते हैं। कई जगह मार्क्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, रिवाइज किया है, लेकिन इस पॉइंट पे वो मार्क्स से सहमत हैं कि इंडिविजुअल एजेंसी जो है, यानी कि जो इंसान जैसे सोचता है फिर उसके बाद वैसा करता है, तो इंडिविजुअल एजेंसी जो है वो हिस्टोरिकल प्रोसेस, जैसा कि मार्क्स ने बताया था, हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री कैसे बढ़ती है। फ्यूडलिज्म है, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, फिर फ्यूडलिज्म है, फिर करते करते हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था मार्क्स में, अगर आप लोग को याद हो। तो जो ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है, भले ही जो है अल्थ्यूजर हिस्ट्री को दूसरे तरीके से देखते हो बढ़ते हुए, लेकिन कोई भी जो प्रोसेस होती है, हिस्ट्री तो होती ही है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में। तो जो भी हिस्टोरिकल प्रोसेस है उसी में जो है इंडिविजुअल एजेंसी, जो इंसान का सोचने का, करने का जो तरीका है, वो उसके अंदर ही जो है सम्मिलित होता है। ठीक है, और यानी कि इसका लाइन का ये मतलब है कि जो इंसान है वो सोचता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि एक सर्टेन खांचा खींच दिया गया है, वो उसी के अनुसार, उसी के वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और वो डिसाइड कर दिया गया है उसी स्ट्रक्चर के अनुसार, और वो स्ट्रक्चर बहुत सोच समझ के जो डोमिनेंट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो बनाती है। तो उसी के अनुसार वो रोल प्ले कर रहा होता है। मान लीजिए ये उसी तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि जो पपेट का खेल होता है, जो कठपुतली का, अब कठपुतली मान ले कि मैं अपने अनुसार जो है ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसके ऊपर जो है एक धागा से जो है उसको जो है जैसा घुमाया जाता है वैसा घूमता है। तो वहां तो धागा दिख रहा है, चलो फिर भी, लेकिन कई सारे अदृश्य ऐसे धागे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो इंसान को पता नहीं होता है कि वो उसके द्वारा प्रभावित हो रहा है और ऐसा कर रहा है। तो इस लाइन का यही मतलब है। और जैसे हम पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आप लोग को ये पूरा, ये पहली बार लाइन से ही समझ में नहीं आ जाएगा, चाहे मैं कितना भी समझाऊं। जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, फिर आप लोग दोबारा इसको पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आखिर। अभी मेरे ख्याल से बहुत ही कम वो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से आप लोग समझिए, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो he believed that individual agency was subsumed by historical processes। तो कोई भी वहां पे उस इंसान की जगह कोई भी दूसरा इंसान होगा तो उसी तरीके से वो बिहेव करेगा जैसा कि स्ट्रक्चर उसको बना के दिया गया है, और वो हिस्टोरिकल प्रोसेस वैसे मूव करेगी। एंड हिस्ट्री इटसेल्फ वाज सीन एज अ प्रोसेस विदाउट अ सब्जेक्ट। और इस प्रोसेस को जो है ये जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, इसमें मान सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है कोई नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कुल मिला के यही कंक्लूजन है कि इंसान जो है उसको जो है खाके में ढाल दिया जाता है, और फिर इंसान का बच्चा हो, बच्चे का बच्चा हो, जो भी इस तरीके से जो भी आता है उस तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस विदाउट सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ही एडवोकेटेड
अ नॉन थियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री। तो जैसा कि मार्क्स ने कहा था, तो उससे यहाँ पे असहमति दिखाते हैं, ये सहमत नहीं होते हैं। मार्क्स ने कहा था कि जो है जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर उसके बाद से कम्युनिज्म आएगा। तो जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है तो वो फॉरवर्ड मूविंग दिखाते हैं, है ना, वो ऐसा दिखाते हैं। लेकिन ये अल्थ्यूजर जो है असहमत यहाँ इस पॉइंट पे होते हैं मार्क्स से। उनका कहना है कि जरूरी नहीं कि हिस्ट्री जो है एक पर्पस की तरफ बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ही बढ़े। तो टेलियोलॉजी मतलब होता है कि पर्पस। तो ऐसा भी हो सकता है कि हिस्ट्री ऐसे ही बढ़ रही है और हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हो। मैंने इसके बारे में एक एग्जांपल जैसे सोचा कि मान लीजिए, इसको आप लोग आंसर में मत लिखिएगा, लेकिन मैं समझने के लिए समझा रही हूँ कि जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जैसे सतयुग है ना, सतयुग, फिर त्रेता युग, इस तरह से करके है, फिर कलयुग। तो ये क्या माना जाता है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, कलयुग में तो सबसे ज्यादा अत्याचार होगा, शोषण होगा, सबसे ज्यादा बुराइयां होंगी। तो इस तरीके से देखें तो यही हिस्ट्री मानी जा सकती है कि उसका जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना, फिर धरती खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वही अल्थ्यूजर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हिस्ट्री जो है उसका कोई टेलियोलॉजी हो, पर्पस हो, वो जो है नॉन टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सो एट एनी गिवन पॉइंट the social formation of a society is influenced by the ideological and repressive state apparatus, ISA, RSA, which emerge from the dominant mode of production. तो किसी भी समय में जो सोशल फॉर्मेशन है, समाज जो है उसकी जो संरचना है, कैसे बनती है, जो बनावट है उस समय की, वो किससे प्रभावित होती है? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। अगर अल्थ्यूजर का एक लाइन में पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो उन्होंने स्टेट अपरेटस को जो है, स्टेट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दो भाग में बांटा है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। ये हम लोग आगे समझेंगे, इसको मैं आगे क्लियर करूंगी ज्यादा। तो वो कहते हैं कि सोशल फॉर्मेशन जो सोसाइटी का किसी भी समय में इन दोनों चीज से जो है वो प्रभावित होता है। और जो उस समय डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमने पढ़ा था मार्क्स में, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कि बनता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, याद है? तो उससे जो ये निकलता है स्टेट अपरेटस, और ये दो तरह का होता है, आइडियोलॉजिकल और रिप्रेसिव। और अल्थ्यूजर का जो सबसे, इन दोनों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो उन्होंने नया चीज दिया, वो शब्द जो है या फिर नया जो उनका योगदान है मार्क्सिज्म, उस मार्क्सिस्ट थॉट में, तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, याद रखिएगा, ISA। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम, पूछना चाह रहे थे मैं, जिसने आपने बताया कि जो अल्थ्यूजर जो थे इस तरह से वो डिप्रेशन में रहते थे एनी टाइम, जिसका इनका ये अपना लाइफ में सक्सेस किस तरह से किए हैं, जो डिप्रेशन के रहने के बावजूद भी? उनका ब्रेन इतना तेज था। तो डिप्रेशन में रहने में मैम उनकी समझ इतनी अच्छी थी, उन्होंने मार्क्स के हर एक बुक को बहुत ध्यान से पढ़ा था, इतना डीपली पढ़ा था, मतलब कि मेरे ख्याल से जो अभी तक मैं जितना मैंने पढ़ा है, ये मतलब इतने डीप में स्टडी किए थे ना मार्क्स के एक एक चीज को, एक एक लाइन को। और क्या कहते हैं, जो मार्क्स का जो मैच्योर वर्क है उससे ज्यादा प्रभावित थे ये। तो इन्होंने बहुत डीप पढ़ा था, और यही कह सकते हैं ना कि दिमाग तेज था इनका। यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस मैम। अब हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। तो हमने जब ग्राम्सी पढ़ा था उस वक्त भी मैंने बताया था कि ग्राम्सी ने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर की बात की है।
ठीक है, कि जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जो बेस से, बेस यानी कि इकोनॉमिक्स जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है, हमने यही पढ़ा था। तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि ग्राम्सी भी ऐसा ही सोचते हैं। तो यही हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है कि जो आइडियोलॉजी का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है ग्राम्सी में भी और अल्थ्यूजन में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्क्स जितना ही इकोनॉमिक्स पे बेस पे फोकस करते हैं और वो कहते हैं कि उसी से सब कुछ डिसाइड होता है, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन इनका कहना है, अल्थ्यूजर का भी कहना है कि नहीं, जो है सुपर स्ट्रक्चर में आइडियोलॉजी वगैरह जो ये सब जो है इनका स्थान भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना कि इकोनॉमिक्स का। पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, ये सब का भी उतना ही स्थान है और जरूरी नहीं कि हमेशा इसको जो है इकोनॉमिक्स ही डिटरमाइन करे। इनका मतलब कुछ स्वायत्तता अपनी भी होती है, रिलेटिव ऑटोनॉमी भी थोड़ी होती है, थोड़े ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, हमेशा इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ग्राम्सी अभी तक हमने, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था कि आप लोगों को अल्थ्यूजर जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं तो इनको समझने में आसानी हो। देखिए चीजें जो ग्राम्सी कह रहे थे ये भी वही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको जो है और इन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस और जो है थोड़ा सा और विस्तार में चीजों को देखा है, खासकर आइडियोलॉजी के इम्पोर्टेंस को, उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया है उन्होंने, बहुत उस पर फोकस किया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर हिम द सुपर स्ट्रक्चर हैड रिलेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, उनके लिए जो है सुपर स्ट्रक्चर जो है उसकी रिलेटिव ऑटोनॉमी थी, स्वायत्तता थी थोड़ी। और ही मूव्स बियॉन्ड मार्क्सिज्म एंड आर्ग्यूज दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी वे आर नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी एलोन। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसकी अपनी रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है थोड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज the additional factor of the problem of social reproduction which has an impact on the social structures। ठीक है, तो इसमें एक अलग से एक फैक्टर होता है सोशल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो हमने देखा था मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कि बनता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से, तो वो जो है इसका सोशल रिप्रोडक्शन होता है इन सब चीजों का, कि जो मजदूर है, ठीक है, तो जो जनरली देखा जाता है कि मजदूर जो है अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाता है कि फिर उसी तरीके से सोचना वो सीख जाता है। और दूसरे तरीके से अगर ऐसा भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी युग था, फिर से मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, त्रेता युग या सतयुग या उस तरह से करके, तो समझने के लिए बस, आप लोग इसको आंसर में कहीं नहीं लिखिएगा। लेकिन जो हमारा वर्णाश्रम है जो कि फिर कास्ट बेस्ड हो गया, जो 4 उसमें विभाजित किया गया है, तो वो तो इकोनॉमिक्स तो कई बार चेंज हुई, लेकिन वो 4 चीजें जो हैं, जिस तरह से जो वर्ण व्यवस्था की गई थी, बाद में जो जाति व्यवस्था, वो काफी हद तक तो उसी तरह से मेंटेन रही, चाहे वो त्रेता युग में हो, सतयुग में हो या फिर कलयुग में हो। तो इससे तो हम यही देखते हैं कि इकोनॉमिक बेस चेंज हो गया, लेकिन जो है सोशल रिप्रोडक्शन जो चलता रहा, यानी कि जो चीजें स्ट्रक्चर बन गई हैं, सोशल जो प्रोडक्शन हो चुका है, वही चीजें अपने आप को फिर से आगे भी वही चीज जनरेट हो रही है। तो इसी को प्रोडक्शन में री लगाने पे, यानी कि फिर से रिप्रोडक्शन, सोशल रिप्रोडक्शन मतलब अपने आप को फिर से बढ़ाते जाना, पैदा करते आगे बढ़ते जाना। विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर्स, जो कि जो है सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उसको जो है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग, आप लोग जैसे जैसे पेशेंस रख के आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों का मतलब समझ में आएगा, बिल्कुल उसी वक्त नहीं समझ में आएगा, ये मैं पहले ही कह देती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सोशल टेम्पोरलिटी इज सप्लाइड बाय द आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और द ISS। तो ये जो चीज है सोशल रिप्रोडक्शन होने की, ये सब जो घटना है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उसको एक ये शब्द देते हैं सोशल टेम्पोरलिटी। ठीक है, उसी के लिए ये एक शब्द है, कुछ अलग नहीं है। तो ये जो है ये कहाँ से ऐसा होता जाता है कि ये सोशल रिप्रोडक्शन फिर अपने आप कैसे होता जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो स्त्री है तो
वो स्त्री की शादी हो गई, मान लीजिए कि उसका भाई भी है, लेकिन वो स्त्री को उतना नहीं पढ़ाया जाता है। जनरली जो पास्ट में खासकर देखा जाता है ऐसा कि जो है लड़की को उतना नहीं पढ़ाया गया, शादी ब्याह कर दिया गया, फिर शादी ब्याह कर दिया गया, उसके बाद खुद उसको बच्ची हुई, अगर फिर से लड़की हुई उसको, तो वो बुरा मानती है, मतलब वो खुद चाहती है कि लड़का हो। तो इस उस दिमाग में खाका बना दिया है समाज ने इस तरह से कि जो वो खुद अपनी ही जाति यानी कि स्त्री जाति जो है, खुद ही स्त्री के पैदा होने पे, एक लड़की के पैदा होने पे दुख मना रही है। तो आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये दिमाग में किसने भरा? और एक बात ये सिर्फ एक स्त्री की नहीं है, ये पूरा एक तरीके से हम देखेंगे कि इसी तरह से चलता आया है। तो इसी को बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस जो है, इसको बोल सकते हैं कि ये अपरेटस, ये आइडियोलॉजी का कमाल है। ठीक है, और आगे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अल्थुजर बिलीव्ड दैट rather than understanding social structures from bottom upwards through economic determination alone that affected the political, social and religious structures at the superstructure level, he spoke of how ideology had a role to play in social formation. ठीक है, तो वो इकोनॉमिक बेस, जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स बेस जो है डिसाइड करता है सुपर स्ट्रक्चर को, उसी को ये खंडन करते हैं और कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जो सामाजिक बनावट में, सोशल फॉर्मेशन में, और सुपर स्ट्रक्चर लेवल में ही ये सब पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो है ये सारी चीजें आती हैं, ये हमने देखा था। तो ये पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है, आइडियोलॉजी है, ये इन सब का स्थान भी उतना ही है जितना कि इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, he used the idea of interlocking the desires, decisions and preferences an individual makes where the influences of social practices that we have internalized, which in turn were related to social formation of a period that molded a person in its own image. Society imposes a role on the individual as a subject. ठीक है, तो ये जो आइडिया है, ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, इसको ये एक शब्द देते हैं कि इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग एक प्रोसेस है, तो इंटरलॉकिंग की तरह ये देख के चलते हैं कि ये तो इंटरलॉकिंग की तरह चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो है, इंडिविजुअल, जो उसकी इच्छा है, डिजायर है, डिसीजन है, और जो कोई भी चीज को चूज करने का जो प्रेफरेंस है उसका, वो सब जो है किससे प्रभावित होता है? सोशल प्रैक्टिस से। ठीक है, जैसे मान ली कि हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम है उसको हमने इतना जो है डीपली इंटरलाइज कर लिया है, सोच लिया है कि उससे हम लोग बाहर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कि कोई क्यों ऐसा है कि जो ऐसा कह दिया गया वर्णाश्रम में जो 4 चीजें बनाई गई, क्षत्रिय और वैश्य और हरिजन, इस तरह से करके ये, और भी ये बनाया गया इस तरह से करके। तो ये किसने कहा कि जो है एक ऊपर है कोई और एक नीचे है? जब बनाया गया तब ऐसा नहीं था, फिर उसमें जो है ऐड करते 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 डिस्टॉर्शन आया और माना गया कि एक जो वर्ण है वो दूसरे से नीचे है। मान लीजिए कि वो उस वर्ण में कोई जन्म ले रहा है, तो वो उसको अपने आसपास के जो सोशल प्रैक्टिस है, जब उसी तरह से मान लेता है कि हाँ ये चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जन्म के समय में देखा जाए तो सब बराबर हैं, फिर ऐसा क्यों कि कोई एक ऊपर कोई एक नीचे? तो वो सोशल प्रैक्टिसेस, जो सोशल फॉर्मेशन, सोशल स्ट्रक्चर का, ये आइडियोलॉजी का कमाल है कि जो इस तरह से जो है, वो भी, उसका बच्चा भी होता है तो वैसे ही सोचते हुए इसको नॉर्मल मान लेता है, उसको क्वेश्चन नहीं करता। भाई क्यों ना क्वेश्चन करें? ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है कि विच इन टर्न वे आर रिलेटेड टू द सोशल फॉर्मेशन ऑफ ए पीरियड दैट मोल्डेड अ पर्सन इन इट्स ओन इमेज। तो वो एक इमेज बना दिया जाता है, उसी को आगे चल के अल्थ्यूजर देखेंगे, सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं कि एक खाका खींच दिया गया, उसी में वो अपने आप को देखता है और समझता है। मान लीजिए कि दुनिया को हम जिस तरह से देखते हैं कि कौन किस धर्म का है, जाति का है, अगर मान लिया जाए कि ये सब चीज को
एक तरह से मान लिया जाए कि इमेजिनरी है, इसको हटा के सोचा जाए तो हम लोग को दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हम लोग को सोचना पड़ जाएगा थोड़ी देर के लिए कि किस तरह से दुनिया को देखें। तो कहने का मतलब है कि हमें चीजों को या अपने आप को भी कैटेगरी में देखने की आदत हो गई है कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो इस जाति का है, वो उस धर्म का है, वो उस क्लास का है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इमेज और ये सब्जेक्ट जो इस तरह से बना दिया जाता है तो वो ये चलता रहता है। ठीक है, तो सोसाइटी इम्पोजेज अ रोल ऑन द इंडिविजुअल एज ए सब्जेक्ट। तो उसका एक सोसाइटी जो है रोल डिसाइड कर देता है। ठीक है, और वो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं पहुंच रही हूँ। कैपिटलिज्म गिव्स द इम्प्रेशन दैट वी आर फ्री इंडिविजुअल्स who make our own choices, but it is not so. उदाहरण के लिए कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर जो इवन मजदूर है उसको जो है ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है आइडियोलॉजी के माध्यम से कि जो है वो आजाद है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से काम कर रहा है। लेकिन ऐसा है क्या? जो स्ट्रक्चर उसको ऐसा बना दिया गया है कि वो शोषण का है, उससे बाहर वो निकले तो निकले कैसे, उसी में वो फंस के रह गया है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो फ्री इंडिविजुअल है, वो आजाद इंसान है और अपनी जो चॉइसेस वो खुद चुन रहा है कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी तक ये अच्छी तरह से देख समझ चुके हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है वो जिस तरह से सोचवाती है, उसी तरीके से जो सप्रेस्ड क्लास है, शोषित क्लास है, वो उसी तरीके से सोचता है। तो वो देखा जाए तो वो आजाद नहीं है और एक तरीके से वो अपनी चॉइस खुद नहीं ले रहा है, वो डिसीजन खुद नहीं ले रहा है, उससे लिवाया जा रहा है जो कि डोमिनेंट क्लास के हित में है, उसके अपने हित में नहीं है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। हाँ हेलो मैम। हाँ अब मैम अब बोली 3rd नंबर और 5 नंबर में, ये 3rd नंबर में था जो आप सप्लाइड आइडियोलॉजिकल बताई ना, जो इस बारे में जो एक लेडीज को विरोध हाँ। कर रही है इस तरह से होने से। तो अगर अर्थुजर के अनुसार देखा जाए तो इस किस तरह से हमारे आज के समाज में किस तरह से सुधार किया जा सकता है मैम इसको? वो नहीं देखे, वो क्वेश्चन करे। मान लीजिए कि मैं अपने एग्जांपल दूं, मैं आपको अपना पर्सनल, ऐसा हालांकि मुझे नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी मेरे घर में पढ़ाई लिखाई लड़कियों को नहीं कराई जाती थी और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूं, मैंने बहुत विरोध किया। तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। यस मैम। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा ही क्यों हो। मैम सोसाइटी में आज से नहीं कितने वर्षों से देखा जा रहा है, चाहे इसी से जो भी हो, तो इस तरह से कंडीशन अभी तक चल रहा है। इसको अभी तक तो सोसाइटी नहीं सुधार कर पाई है, पता नहीं क्यों इस तरह से क्या ये है। यही तो कह रहे हैं ना अल्थ्यूजर, यही कह रहे हैं कि वो जो है इतने अदृश्य टाइप से ये सारी चीजें जो है स्ट्रक्चर चलाया गया है, वो दिखता नहीं है लेकिन लोग उसी के अनुसार फंक्शन कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है। लोग उसी को अपना हित मान लिए हैं जबकि उसमें उनका हित नहीं होता है कई बार, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम। यस मैम, इसमें भी वही मैम कंडीशन था 5 नंबर में भी, जो क्या नाम है इसमें, जो कास्ट के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, जो निचला हो कास्ट से जनरल चाहे ओबीसी जो भी कास्ट की, इस तरह से जो डिवाइड करके लोग अपने के नीचे समझ रहा है उसको अधिक कर रहा है। ये सब ये भी तो कंडीशन देखा जा रहा है समाज में, इस तरह से सोसाइटी में क्या है क्या नहीं, इस तरह से। तो अभी उस तरह से जस्ट लाइक 3rd नंबर की तरफ फॉलो कर रहा है अभी। ये अभी तो वही मैम था, जैसे ये भी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो भी पॉइंट्स हैं सारे जुड़े हुए हैं। वो पॉइंट के रूप में मैंने अलग अलग लिखा है लेकिन सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है? यस मैम। और किसी को कोई सवाल? नो मैम। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? मतलब मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि 10% भी समझ में आ जाए ना तो बहुत है, मतलब कि अभी के लिए एक बार में आ रहा है। 10% भी समझ में आ रहा है मुजीबुल? यस मैम। चलिए आप लोग फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, आइडियोलॉजी, जो कि इनके पूरे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है अल्थ्यूजर के, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है, मैंने कई बार कह चुकी हूँ। तो ये क्या चीज है देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल लेवल्स। अच्छा, इसके पहले मैं एक और एग्जाम्पल था जो कि मैं देना चाहती हूँ, मुझे बड़ा सही लगा था जब मैं पढ़ रही थी अल्थ्यूजर को। आइडियोलॉजी से पहले मैं बता दूं कि क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक घोड़ा है, तो घोड़े को क्या किया जाता है, जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको जो है किसी भारी चीज से उसका जो गले का चेन है उसको बांध दिया जाता है कि भागे नहीं, ठीक है, पेड़ से बांध दिया गया या जो भी है, कोई मजबूत पत्थर से या इस तरह से करके। फिर करते 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 कई साल के काफी टाइम बाद ऐसा जो है, एक आप लोगों ने बहुत फेमस फोटो देखा होगा कि घोड़ा का जब वो चेन है, वो बंधा पट्टा है, वो बंधा हुआ है एक कुर्सी से, प्लास्टिक की कुर्सी से। तो कहने का मतलब है कि फिर वो उस समय विरोध भी नहीं करता, वो देखता है कि हाँ मैं कुछ से बंधा हुआ हूँ, ये नहीं सोचता कि हाँ मैं उसको हिलाऊंगा और मैं भाग सकता हूँ, वो बहुत हल्का है। तो वो आप सोच रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि उसका दिमाग का जो कंडीशनिंग है कैसे कर दिया जाता है। तो एग्जैक्टली यही चीज है जो अल्थ्यूजर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ दिमाग आइडियोलॉजी से चीजें डिसाइड हो रही हैं। तो ये एक मुझे एग्जांपल ध्यान आया तो मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग आइडियोलॉजी की तरफ। तो पहला पॉइंट है, द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल लेवल्स दैट इज सुपरस्ट्रक्चर आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, बट इन द अल्टीमेट एनालिसिस दे आर डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक बेस। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लेवल, जो पॉलिटिकल जो विचार है और आइडियोलॉजी का जो स्थान है, ये हम देखते हैं कि अल्थ्यूजर कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव ऑटोनॉमी है इसकी। लेकिन जब हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, जब पूरा पढ़ते हैं तो हम लोग ये इससे इनकार नहीं है कि इकोनॉमिक्स से ये सब डिसाइड नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जो मार्क्सिज्म से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो मार्क्स के जो कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उससे ये लोग एग्री करते हैं। लेकिन मार्क्स ने इतना कम जो इम्पोर्टेंस दिया है आइडियोलॉजी को और सुपरस्ट्रक्चर में कई सारी चीजों को, तो उस पर ये लोग क्वेश्चन करते हैं। अल्थ्यूजर हो गया, ग्राम्सी हो गए, कि जो है कि इसका भी पॉलिटिकल जो है और आइडियोलॉजिकल जो थॉट है, इसका जो है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन अल्टीमेटली जब पूरा एनालिसिस करते हैं, तो जो छोटे अगर एनालिसिस में इसका इतना स्थान हम दे रहे हैं, लेकिन पूरा एज ए होल पढ़े तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो बेस है उसका कोई स्थान नहीं है। वो डिटरमाइन करता है, ये मानते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे, ये मैक्रो लेवल पे बात हो गई, जब माइक्रो लेवल पे जाके उसमें बात करें तो माइक्रो एनालिसिस में ये हम पाते हैं कि पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल को भी स्थान, इम्पोर्टेंट स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिम रिप्रोडक्शन ऑफ labor power includes not only reproduction of its skills but also a submission to the rules of established order। तो ये अल्थ्यूजर के लिए बड़ा सवाल था कि मान लीजिए कि हम लोग जो है फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गए, ठीक है, तो ये बढ़ते हुए हम दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि एक क्लास शोषण कर रहा है, एक क्लास शोषित हो रहा है, और जो शोषित क्लास है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम शोषण हो रहे हैं। चेंज हो गया, फ्यूडलिज्म से हम पहुंच गए कैपिटलिज्म पे, और लेकिन जो है काम करने वाला वो शोषित हो रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है। तो ये आखिर हुआ कैसे, ये अल्थ्यूजर का सबसे मेन सवाल था। तो वही सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर। तो ये जो रिप्रोडक्शन ये चलता रहता है कि लेबर पावर फिर वो प्रोड्यूस करता है और इस तरह से करते करते, तो वो सिर्फ अपने स्किल को, जैसे लोहार का बेटा जो है अपने बेटे को जो है लोहा का वो काम बचपन सिखाता है, जनरली देखा जाता है, ऐसा सुना जाता है। तो ये चीज तो होता ही होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, जो डोमिनेंट क्लास है, रूलिंग क्लास है, उसको हम लोग उसके आगे झुकने को खुद ही झुक जाते हैं। मतलब उसको जो है कई बार जो है ऐसा नहीं कि फोर्स भी यूज करना पड़े और उसके सामने हम झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आइडियोलॉजी के चलते होता है।
उसका जो आइडियोलॉजिकल जो उसकी आइडियोलॉजी आसपास इतनी गहरे तरीके से बुनी हुई है, स्ट्रक्चर इसने इस तरीके से बनाई हुई है कि ऐसा हो जाता है। तो आगे देखते हैं ऐसा कैसे हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इन द फॉर्म्स एंड अंडर द फॉर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सब्जेक्शन दैट प्रोविजन इज मेड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्किल्स ऑफ लेबर पावर। तो क्या होता है कि जो लेबर है, जो वर्किंग क्लास है, वो तो उसको बस खाने पीने के लिए बस जिंदा रखा जाता है, इतनी ही मजदूरी टाइप से दी जाती है ना। तो वो अपने आप को जिंदा रखता ही है किसी तरीके से। तो एक तो वो रिप्रोडक्शन हो गया कि फोर्सेस ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की, वो रिप्रोड्यूस हुआ। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है कि भाई आप मास्टर स्लेव से आके फ्यूडलिज्म में आ गए, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आ गए, लेकिन बात वही है कि शोषित होने वाला जो है, मान लीजिए कि जो फ्यूडलिज्म में जो फ्यूडल जो था, जो काम कर रहा था खेतों में, उसका बच्चा जो है वो फैक्ट्री में जाके मजदूर बन गया। ठीक है, तो ये शोषण होने का कहानी तो चलता ही रहा। तो उसके आखिर उसके बेटे को कैसे समझ नहीं आएगा, क्यों नहीं क्वेश्चन करेगा वो कि जो है इस तरह से शोषण हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी और इस तरह से चीजें जो हैं होती आ रही हैं। और किसी एक फैमिली या किसी एक परिवार की बात नहीं, परिवार या एक आदमी की बात नहीं है, एक बेटे का बात नहीं है, ये पूरे, आप समझ रहे हैं कि ये पूरे क्लास की बात है कि ऐसा कैसे होता है कि शोषित करने वाला क्लास जो है इस तरह से हर एक युग में एक शोषित क्लास है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो ये आइडियोलॉजी का इसका कमाल है, उसके तहत ये होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइडियोलॉजी फॉर हिम इज द साइट वेयर क्लास स्ट्रगल्स टेक प्लेस बिटवीन द एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटिंग क्लास। अब ये देखिए कि जो शासन करने वाला क्लास है वो तो अपना आइडियोलॉजी चला ही रहा है, स्कूल के माध्यम से, धन के माध्यम से, ये सारी माध्यम से जो चला रहा है। लेकिन जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास जो है, जो शोषित वर्ग है, उसमें भी तो कुछ समझदार लोग होंगे। तो फिर वो भी कुछ कहते हैं, बातें कहते हैं, समझाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को। ठीक है, तो आइडियोलॉजी एक ऐसा जो है जगह है, आइडियोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वहां पे भी वर्ग संघर्ष चल रहा है विचार के लेवल पे। ठीक है, कि जो एक्सप्लॉइटेड है, जो शोषित वर्ग है, उसका भी जो आइडियोलॉजी, और एक्सप्लॉइटिंग क्लास है उसका भी आइडियोलॉजी। लेकिन देख ही रहे हैं आप कि जो डोमिनेंट है उसके आइडियोलॉजी जीत रहा है, तभी वो ऊपर पोजीशन पे है और जो नीचे वाला नीचे पोजीशन पे है। ठीक है, तो अनम्यूट कर रही हूँ मैं। यस मैम। किसी को कोई सवाल? मैम हेलो। हाँ मैम उस टाइम जो बताइए, ठीक बताइए, घोड़ा जो इस तरह से हम लोग भी बीएड में पढ़े थे, जो ये थे, क्या नाम है, कोलवर्ग, बाइगोस्की और जिन प्याजे लोग थे, ये भी लोग रिसर्च किए इसी तरह से, जो कुत्ते पर किए और बिल्ली पर इस तरह से किए। तो वही उन्होंने कंडीशन यही देखा है कि जिस तरह से हम फ्लो कर रहे हैं, जिस तरह से उसको कंडीशन ले जा रहा है, उसी कंडीशन के अनुसार वो फ्लो करने लगता है। हाँ हाँ। फिर मैम इसमें जो आप बता रही थी, जो सेकंड नंबर, जो आइडियोलॉजी में इसमें सेकंड नंबर थर्ड नंबर था। हाँ तो इसमें मैम जैसे आइडियोलॉजी में बताने लगी कि जो फ्यूचर है, जिसे मान लीजिए जो जनरेशन चल रहा है, जनरेशन बोल रहे हैं, जिसे मान जो खानदानी रूल चल रही है, हाँ तो उस तरह से वो लोग घर के जनरेशन आने वाले बच्चे भी फॉलो करने लगता है। हाँ। इसको तो फॉलो करने के लिए मैम ये तो अपना रूल बना लेते हैं और इस तरह से करने लगते हैं। तो इसलिए वहीं पे जहाँ पे है वहीं पे अपना रह जाते हैं और आगे तो नहीं बढ़ पाते। इसका फिर भी तो ये तो फ्यूचर का पेरेंट्स का गलती है ना मैम, उसी कंडीशन में डाल देता है और उसी को एरी करने लगता है। हाँ सही बात है। तो वही मैम बोलना चाह रहे थे, जैसे ये तो समाज को, सोसाइटी को चेंज करना चाहिए कि ये थोड़े रूल है कि जो चीज में है वही उसको फॉलो कर रहे हैं, थोड़े है कि कोई। हाँ मतलब कोई हर एक चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। रेशनल इंसान का यही काम है, डाले हैं और जो बुद्धि है तो वो सवाल करे, और सवाल करने के बाद जो चीजें ठीक लगे उसको एक्सेप्ट करे, और जो ठीक नहीं लगे उसको जो है उस पे काम करे। ठीक है, यस मैम। और किसी को कोई डाउट?